नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं बिमल कोठारी, वाइस चेयरमैन हैं इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के। हमारे साथ पुखराज चोपड़ा हैं, जाने माने एग्री एक्सपर्ट हैं। राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के, और सुनंद सुब्रमण्यम है चॉइस ब्रोकिंग के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे दाल के साथ, क्योंकि सरकार ने दाल की कीमतों को काबू में रखने के लिए तुअर और उड़द इंपोर्ट की समय सीमा बढ़ा दी है और अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर की जगह 31 जनवरी 2022 तक कर दिया गया है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये बताने के लिए हमारे साथ कोठारी जी जुड़े हैं, बिमल कोठारी। बिमल जी, पहला सवाल आपसे यही कि क्या तुअर उड़द इंपोर्ट की समय सीमा बढ़ाने का फायदा कंज्यूमर को मिलेगा? दाल की कीमतें त्योहारों के दौरान कम होंगी? धन्यवाद मृत्युंजय जी, आपने मुझे बुलाया है इस शो के लिए। ये जो सीमा जो बढ़ाई गई है 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक, ये अत्यंत ही जरूरी थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो उत्पादन है तुअर का, वो दिसंबर से पहले होना नहीं है और इस बार तुअर की शॉर्टेज चल रही है। तो सरकार ने बहुत सही समय पे फैसला लिया है ये, क्योंकि हमारे यहाँ तुअर की उपलब्धता कम है। तो इंपोर्ट जो 21 अक्टूबर तक था, उसको हमें कुछ समय तक और खींचना जरूरी था। तो 21 दिसंबर की जो अवधि बढ़ाई है वो सही है। उसी तरह उड़द की भी जो हमारे यहाँ, चूंकि अभी हार्वेस्ट का टाइम है, लेकिन इस बार ये जो मानसून जो अभी बारिश सब जगह काफी ज्यादा हो रही है, इससे थोड़ा एक ये भय है कि इससे हमारी क्रॉप कुछ सीमा तक डैमेज हो सकती है। तो इसलिए सरकार, और देखिए सामने फेस्टिवल सीजन चल रहा है, सरकार चाहती है कि इस समय कोई भी तरह की वादा जो है सप्लाई साइड से कोई तरह की वादा नहीं हो, जो दामों में कोई तरह की वृद्धि नहीं हो, दाम नियंत्रित रहे। तो मैं समझता हूँ सरकार का ये फैसला बहुत ही उचित है और बहुत ही सही समय पे लिया गया हुआ है। और इससे उपभोक्ताओं को जरूर इसमें लाभ मिलेगा और इससे किसानों का भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ भी हार्वेस्ट में टाइम है। तो खासकर तुअर में, उड़द की हार्वेस्ट के लिए भी अभी हार्वेस्ट शुरू होने वाला है, लेकिन मानसून की जो स्थिति हम देख रहे हैं, उससे लगता है कि उड़द की क्रॉप में कुछ काफी मात्रा में उसमें असर पड़ सकता है। तो ये जो फैसला है, मैं समझता हूँ अच्छा फैसला है। इसे हम हमारे एसोसिएशन की तरफ से हम इसका स्वागत करते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अच्छा फैसला है, आप इसका स्वागत कर रहे हैं। तो आप जरा बताएं कि जो दाल कारोबारियों का एक विरोध इस बात को लेकर था कि इस तरह से इंपोर्ट के फैसलों से घरेलू मार्केट का सेंटीमेंट किसानों के लिए थोड़ा खराब होगा, इस बात में दम है क्या? देखिए, ये बात तो हम तो देखिए 4 साल से जो दालों में क्या हो रहा है कि सरकार ने दालों को नियंत्रण में लाया है, उसको फ्री से रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है। और सरकार इन 4 सालों में बराबर इसमें कोई ना कोई हर 15-20 दिन में, 1 महीने में कोई ना कोई नया नोटिफिकेशन इश्यू हो जाता है। तो सरकार को हम ये तो बराबर कह रहे हैं, हमारी तरफ से बराबर सरकार को ये रिकमेंडेशन है कि इस पे लॉन्ग टर्म पॉलिसी लाई जाए। ये जो नी जर्क डिसीजन है, इससे देखिए ये टेम्पररी इससे रिलीफ मिल सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बिल्कुल अच्छा नहीं है। न किसानों के लिए अच्छा है, न उपभोक्ताओं के लिए अच्छा है, न व्यापारियों के लिए अच्छा है, और इवन सरकार के लिए भी अच्छा नहीं है। ये तो हम चाहते हैं कि इसमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी आए, लेकिन अब जब इस तरह की स्थिति बनती है, क्योंकि आजकल हर चीज वेदर के ऊपर डिपेंडेंट है और लास्ट कुछ सालों में हम देख रहे हैं वेदर बड़ा इरेटिक है, मानसून की स्थिति भी बड़ी इरेटिक है। अगस्त महीने में मानसून बहुत कम था और इस महीने में फिर से मानसून बहुत जोर से सक्रिय हो चुका है, जबकि हार्वेस्ट का टाइम है। तो ये सब चीजें देखते हुए सरकार को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बहुत निहायत ही जरूरत है, क्योंकि देखिए मृत्युंजय जी, हमारे देश में दालों की जो डिमांड है वो बढ़ते जा रही है।
हर साल हमें 10 लाख टन का हमारे डिमांड में इजाफा होता है। तो ये जो सरकार का जो कदम है कि हम सेल्फ रिलायंस की तरफ, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े, ये बहुत अच्छी सोच है, लेकिन ये बहुत सब्जेक्टिव इशू है। इसमें बहुत सारा काम करना है और इसमें बहुत सारे सूझबूझ के इसमें कदम उठाने पड़ेंगे और इसमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की तरफ जब तक नहीं बढ़ेंगे, मैं नहीं समझता हूँ कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ पाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे किसानों की जो इनकम हो डबल हो, इसमें सिर्फ एमएसपी बढ़ाने से हमारे कोठारी किसानों जी की जो जी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आखिरी सवाल सर आपसे मैं पूछना चाहता हूं विमल जी, आखिरी सवाल ये कि दाल कीमतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वायदा में चने के ट्रेड को भी बंद करने का फैसला सेबी ने दिया था। तो आप बताएं कि क्या इसको लेकर कुछ बातचीत हुई है क्या, कि दोबारा चने का वायदा कारोबार शुरू होगा, और अगर हाँ तो कब तक? देखिए ये सारे जो मेजर्स हैं, ये समझता हूँ ये दिसंबर तक के मेजर्स हैं जो सरकार ने लिए हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ भी जो खरीफ की क्रॉप होगी उसके बाद रबी की क्रॉप होगी। तो जब तक ये नई क्रॉप नहीं आती है, वर्तमान स्थिति को देखते हुए, वर्तमान उपलब्धता को देखते हुए सरकार ने कदम उठाए हैं। मैं समझता हूँ कि ये टेम्परेरी मेजर्स हैं, इनको फिर से खोल दिया जाएगा। लेकिन मैं बार बार ये आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि हमें इस पे लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। हर एक महीने में नया नोटिफिकेशन, हर 15 दिन में एक नया नोटिफिकेशन, ये जो है ये इससे हमारी दाल की जो आत्मनिर्भरता पर की जो हमारी सोच है, हम उसको कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए ताकि किसानों को अपने दाम मिले, उचित दाम मिले, और हमारे जो उपभोक्ता है उनको उचित मूल्य पर दाल की अवेलेबिलिटी हमेशा बनी है। ओके, बहुत शुक्रिया बिमल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दाल के मसले पर बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाल के बाद अब बात करते हैं ग्वार की। जी हाँ, ग्वार में पिछले 2 दिनों में बहुत तेज गिरावट आई है और आज भी आप देखिए जो ग्वार गम का प्राइस है वो करीब 3.5% गिरकर बंद हुआ है और ग्वार सीड में भी 1.5% तक की नरमी आई है और 6,250 के नीचे आ गया है। कल भी दाम गिरे थे। दाम इसलिए गिरे क्योंकि जो ग्वार का खेती वाला इलाका है पश्चिमी राजस्थान का, वहां पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है पिछले कुछ दिनों में और उससे हालांकि बहुत डिले हो गया। क्रॉप पहले खेती हो चुकी है और बहुत लोग कह रहे हैं कि अब इस बारिश से नई खेती को उतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो साहस कर रहे हैं दोबारा खेती करने का। उसका क्या इम्पैक्ट होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर तो आ गया है। ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए हमारे साथ जाने माने एग्री एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा इस वक्त जुड़ रहे हैं बीकानेर से, जो लगातार ग्राउंड पर नजर बनाए हुए हैं। पुखराज जी, बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताएं सर, पिछले कुछ दिनों की बारिश ने ग्वार की तेजी को पूरी तरह से धो दिया है सर, तो क्या पूरी तरह मतलब मैं तो कह रहा हूं कि पूरी तरह से धो दिया है, लेकिन क्या ग्राउंड पर भी आप ये देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से तेजी धुली है या आपको लगता है कि अभी और धुलनी बाकी है? नमस्कार मृत्युंजय जी, पहले तो ये जो अभी 6-7 दिन से लगातार बहुत अच्छी बारिशें हो रही है राजस्थान के अंदर और हर एरिया में हो रही है, खास तौर से पश्चिमी उत्तरी राजस्थान जो ग्वार का बेल्ट है उसमें भी बहुत अच्छी बारिश हुई है। तो इसमें नई घटना ये हुई कि जहां जमीनें बरानी की खाली पड़ी थी, जो पहले बरसात नहीं हुई थी, वहां पे भी लोगों ने बिना टाइम यानी बिजाई का टाइम निकल गया पर बिजाई कर दी लोगों ने। तो एक तो नई बिजाई हो गई और रिस्क ली है किसानों ने कुल मिलाकर, और दूसरा ये हुआ कि इन बरसातों से सेंटिमेंट भी चेंज हुआ, जो फसल पुरानी मर रही थी उसको भी फायदा मिला थोड़ा। इस वजह से सेंटिमेंट मंदा बन गया और ये जो ग्वार में मंदी आई ये इसी बरसातों का असर है, इन्हीं बरसातों की वजह से मंदी आई है मृत्युंजय जी। हाँ ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बारिश का इम्पैक्ट प्राइस पर दिखा है, लेकिन पुखराज जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सर कि पहले जब हम बात कर रहे थे, जब ग्वार के दाम बहुत बढ़ने लगे थे, जब आप लोगों ने कहा था कि इस बार खेती बहुत खराब है, उत्पादन बहुत कम होने वाला है, अब बारिश से आप कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत खेती फिर से हो रही है, तो मैं अगर ये जानना चाहूं सर कि कितनी रिकवरी की उम्मीद की जाए? सितंबर का महीना मानसून का आखिरी महीना है, कितनी रिकवरी, अगर क्रॉप में सुधार होगा भी, दोबारा खेती होगी भी, तो कितना उत्पादन बढ़ जाएगा सर, कोई अनुमान इसका? देखिए, यदि रिकवरी की बात करें तो मेरे हिसाब से 10 से 15% की रिकवरी होगी पुरानी फसल में। अगर जो नया बोया है उस फसल भी निकल के आ जाए, यदि निकल के आ जाए तो उस संभावना कम है उसकी, क्योंकि वो बिना टाइम की बुआई हुई है,
तो बहुत कम संभावना है उसमें पशु चारा निश्चित रूप से होगा। तो उसमें भी यदि फाल आ जाता है किसी कारणवश जलवायु परिवर्तन से, उसमें भी फसल आ जाती है थोड़ी बहुत, तो आप यूं समझिए 20% फसल बढ़ जाएगी, नहीं तो 10 से 15% फसल बढ़ेगी मृत्युंजय जी। ये हालात है खेती के। और बरानी जमीनें 15 से 20% के आसपास फसल बढ़ती है पुखराज जी। जी। तो प्राइस फिर क्या होना चाहिए सर? ग्वार का प्राइस अभी 6200 के आसपास है। अगर 15-20% रिकवरी मान ली जाए क्रॉप में, जी। तो फिर ग्वार का प्राइस, ग्वार सीड का प्राइस क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए हाल फिलहाल देखें तो ये जो अभी प्राइस चल रहे हैं उसमें 200 रुपए घट सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं घटेंगे। और अगर डिमांड आ जाती है इन भावों पे फॉरेन की, बाहर की यदि डिमांड आ जाती है तो फिर ये बाजार का घटना रुक जाएगा, और जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे वैसे बाजार वापस बढ़ना शुरू जाएगा। आज की स्थिति मृत्युंजय जी ये है कि कोई भी मील राजस्थान में गवार की चल नहीं रही है। उस नहीं चलने की वजह यह है कि गवार के भाव से गम के भाव का पड़ता नहीं है, जिससे मिलें नहीं चल रही है। तो जो भी माल अभी एक्सपोर्ट में जा रहा है, जो भी गम की बिक्री हो रही है, वो सारी की सारी स्टॉक से हो रही है। मिलर कोई भी मिलिंग करके बाजार में नहीं बेच रहा है, ये स्थिति है मृत्युंजय जी। ओके, ये आपने ग्राउंड रिपोर्ट बताई ग्वार और ग्वारगम को लेकर, ग्वार सीड और ग्वारगम को लेकर। बहुत शुक्रिया पुखराज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में ग्वार के ऊपर बात करने के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज शाम के लिए आपके लिए कहां पर ट्रेड का मौका बनेगा। राजीव जी बताएं, इवनिंग मार्केट में गोल्ड और सिल्वर यहां पर किस तरह का ट्रेड लेना ठीक रहेगा? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। सिल्वर और गोल्ड में देखिए लगातार मंदी का ट्रेंड बना हुआ है और टेक्निकली भी ऐसा लगता है कि बाजार अभी और नीचे जा सकता है। सिल्वर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर को भी ब्रीच किया जो कि 63,000 का स्तर है। हमें लगता है सिल्वर में और यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है और एक बार 62,500 तक भी लेवल नीचे में फिसल सकते हैं। सिमिलरली गोल्ड में देखिए थोड़ा सा मेरे को लगता है कि लिमिटेड फॉल रहेगा, बिकॉज 46,600 46,800 के आसपास एक महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है। तो 46,800 तक मुझे लगता है गोल्ड में फिसलन आ सकती है, जो कि 46,600 तक इसको लेके जा सकती है। ठीक है, सुनंद जी आपका व्यू क्या होगा सिल्वर के ऊपर, चांदी के ऊपर आज शाम के लिए? देखिए आज के शाम के कारोबार के लिए तो सिल्वर मुझे बिकवाली की रिकमेंडेशन रहेगी। यहाँ पे भी काफी थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। हालांकि आज यूएस का भी इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, जिसके वजह से मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अगर हम बात करें तो सेलिंग साइड में रहना बेटर रहेगा। सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी मैं रेकमेंड करूंगा। 63,100 के आसपास आप सेलिंग करके चल सकते हो। 63,500 के आसपास से स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए डाउन साइड टारगेट पे आप 62,500 रख सकते हो। तो चांदी में थोड़ा सा और दबाव देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से मार्केट में डाउन साइड रहना बेटर रहेगा। ओके, तो ये राय चांदी पर है। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है रोहित का, दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त रोहित जुड़ रहे हैं। बताइए रोहित। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर ग्वार 6600 में 5 लोट बेच रखे हैं, क्या करना चाहिए? नीचे में 5,000 दिखेगा या नहीं? किस भाव पर बेचा है आपने ग्वार? 6600 6600 6600 पर ग्वार सीड आपने बेचा है, अच्छे लेवल पे आपने बेचा है। मार्केट बहुत नीचे है, बढ़िया ट्रेड है आपका। सुनंद जी बताइए, क्या अभी निकल जाएं, एग्जिट कर लें एक बार, या बने रहें, कुछ और मुनाफा मिल सकता है इनको? देखिए ग्वार सीड की बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है। हालांकि मानसून का फैक्टर से थोड़ा सेंटिमेंटल डिक्लाइन देखने को मिला था, और जैसे पुखराज जी ने भी कहा था कि डाउन साइड लिमिटेड ही दिखाई दे रहा है, बिकॉज अभी सितंबर के 15 तारीख के पास पहुंच गए और रिसोइंग का ज्यादा रिकवरी इसमें एक्सपेक्ट मैं भी नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से 6,000 के लेवल्स के आसपास अब एग्जिट करके चलना चाहिए। वहां पर एक अच्छा बाइंग का मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी हार्वेस्टिंग सीजन में एक्सपोर्ट का डिमांड भी बढ़ सकता है और डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ सकता है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि 6,000 के में एग्जिट कर लीजिए, वहां पे एक फ्रेश बाइंग पोजीशन रखें। लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए आप 7,000 का टारगेट रख सकते हो, 5,600 पे आप रख सकते हो। तो नियर टर्म बुक एंड एग्जिट एंड नीचे से बाइंग। जी ओके, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर नमित है नागौर से, पूछिए। हेलो, मनीष है, मनीष जी पूछिए। जी सर।
सर। मिथुन जी नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये गंवार और ये गम है जो जा के ऊपर में कितना जाएगा और नीचे कितना जाएगा, क्योंकि मैं शॉर्ट बनाना चाहता हूँ, शॉर्ट पोजीशन। टॉप और बॉटम दो आप जानना चाहते हैं, हालांकि ये दो कोई पकड़ नहीं पाता है आमतौर पे। ठीक है, लेकिन राजीव जी बताएं आपके हिसाब से ऊपर में क्या लेवल और नीचे में कहां तक भाव? मिथुंजय जी देखिए, अभी ग्वार सीड ने जो ऊपर से एक महत्वपूर्ण स्तर से जो गिरावट दिखानी शुरू की है वो है 6650 6800 का लेवल है। और नीचे में मिथुंजय जी जो एक सपोर्ट अभी हमें दिखता है वो लगता है 5650 5700 का। तो अभी फिलहाल यही दायरा मुझे दिखता है 5650 नीचे में और ऊपर में 6650 और 6700 का ग्वार सीड में। ठीक है, अजय हैं हमारे साथ इस वक्त। अजय जुड़ रहे हैं इंदौर से, पूछिए अजय जी। सर झा साहब नमस्कार, बहुत दिनों बाद तो बात हो रही है आपसे। ये बताओ कि अभी ये क्रूड कितना जाएगा? जी जी, बहुत शुक्रिया सर। क्रूड हाँ अभी 5214 रुपए है। ओके ठीक है, क्रूड ओके, क्रूड का मार्केट देखते हैं इस वक्त क्या ट्रेड ले रहा है। क्रूड में 34 रुपए की तेजी है और 5200 के ऊपर है। हालांकि ओपेक ने कहा है कि आगे डिमांड बढ़ेगी। तो बताइए सुनंद जी, कच्चे तेल में क्या करना चाहिए अभी? कच्चे तेल में देखेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, जैसे अभी डेटा आया है और ओपेक का न्यूज आया जिस वजह से पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। हालांकि इन्वेंट्री डेटास पे भी थोड़ा सा स्विंग रहेगा, लेकिन अभी फंडामेंटल्स देखेंगे तो 5400 नियर टर्म आप टारगेट रख सकते हो। अगर आप पोजिशनली लंबा तौर तक बैठना चाहते हो तो आप 5500 तक अपसाइड टारगेट रख सकते हो। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर आपका ऑलरेडी पोजीशन है तो वो टारगेट रख लीजिए। अगर आप खरीदारी करना चाहते हो तो 5200 पे खरीदारी कर सकते हो। नियर टर्म के लिए 5150 या 5100 तक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए टारगेट लेवल जो मैंने दी है वो आप फॉलो करके चल लीजिए। ठीक है, ओके, तो ये सुझाव है आपका क्रूड के लिए। लेकिन मेटल मार्केट में खास करके एल्युमिनियम में रिकॉर्ड तेजी हमने देखी थी। राजीव जी, रिकॉर्ड ऊंचाई पर भाव पहुंचा था इंडियन मार्केट में और एलएमई पर 13 साल की ऊंचाई पर। अब जरा आप बताएं कि यहाँ पर क्या किया जाए, क्या स्ट्रेटेजी एल्युमिनियम में अब होनी चाहिए? मृत्युंजय जी, एल्युमिनियम में मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्टिव फॉल और गहरा सकता है, मतलब बाजार थोड़ा और नीचे में करेक्शन ले सकता है। बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत मजबूत ही रहने वाला है। नीचे में एक बार अगर 217 और 215 के स्तर के आसपास अगर एल्युमिनियम मिलता है तो फिर से आई थिंक खरीदारी का एक मौका देगा। बट वहां तक की एक करेक्शन इसमें आ सकती है 215 से 217 रुपए तक। ठीक है, जतिन है अगला सवाल जतिन का है एमपी से, पूछिए जतिन जी। सर मैंने ग्वार सीड 6650 रुपए में 7 लॉट बाय किए हैं सर, क्या करना चाहिए मेरे को? अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट सर। ओहो, आपने बाइंग की है ग्वार सीड में, भाव नीचे आ गया है। सुनंद जी, आप वैसे कह रहे हैं कि फंडामेंटल मजबूत है, तो क्या अभी वेट करना चाहिए? क्या ग्वार में 6600 के ऊपर पर बाइंग है इनकी? देखिए, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, फंडामेंटल्स काफी बुलिश ही है और उनको वेट करना बेटर रहेगा, बिकॉज अभी हार्वेस्टिंग सीजन में डिमांड भी बढ़ते हुए देख सकते हैं और सोइंग में ज्यादा रिकवरीज नहीं होने वाला 15 दिनों में। सो मेरा रिकमेंडेशन अब बने रही है और अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहते हो तो 5800 के आसपास आप मेंटेन करके चल लीजिए। और अपसाइड टारगेट अगर आपको मिला अक्टूबर के 10 तारीख तक तो आप 7000 के लेवल्स पे आप एग्जिट कर लीजिए। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स बुलिश है, बने रही है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर दीपक हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सिरसा से, पूछिए दीपक जी। सर मुझे मस्टर्ड सीड के ऊपर राय चाहिए आपकी। क्या सवाल है सर, किस कमोडिटी पर? अच्छा, मस्टर्ड पर आपका सवाल है। और आज मस्टर्ड का जो अक्टूबर का वायदा है 100 रुपए गिरा है, 8700 के नीचे बंद हुआ है, गिरावट आई है मस्टर्ड में भी। बताइए सुनंद जी, अभी और गिरावट बाकी है मस्टर्ड में या आ गया बाइंग का लेवल? बात अगर मस्टर्ड सीड की करें तो ओवरऑल फंडामेंटल्स बुलिश ही है, जैसे फेस्टिव डिमांड है और करेक्शन की वजह से ही सरसों का तेल का जो डिमांड है उस पर थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिला था।
क्योंकि जैसे इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई थी सीपीओ और आरएसओ में, उस वजह से सरसों का तेल के भी प्राइसेस में दबाव देखने को मिला था, जिस वजह से मस्टर्ड के प्राइसेस गिर रहे। अभी फिलहाल अगर आपको खरीदना ही है तो 8,600 के लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हो। अक्टूबर वायदा में कॉन्ट्रैक्ट में 8,400 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 9,000 तक आप टारगेट रख सकते हो। तो हालांकि अभी रबी सीजन का सोइंग सीजन अक्टूबर में चालू होगा। ऑफ सीजन में फेस्टिव सीजन जो अभी चल रहा है और आने वाले नवरात्रि सीजन में काफी अच्छा डिमांड देखने को मिल सकता है, तो इस वजह से तेजी रहेगी। तो आप 9,000 का टारगेट रख के चल सकते हो और 8,600 पे खरीदारी करके चल सकते हो। 8,600 पर बाइंग, 9,000 के टारगेट के लिए आप मस्टर्ड खरीद सकते हैं। ये राय आपकी है सरसों के ऊपर। चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी, आपकी पहली कॉल। मृत्युंजय जी, सिल्वर में बिकवाली की सलाह होगी 63,200 पर, 63,600 के स्टॉप लॉस से 62,500 के टारगेट के लिए। आपकी कॉल सुनंद जी। मेरा कॉल सोयाबीन में रहेगा। सोयाबीन में बिकवाली करके चलना चाहिए। अक्टूबर वायदा कॉन्ट्रैक्ट में 6,400 के लेवल्स में बिकवाली करके चल सकते हो। सेल ऑन प्राइस 6,600 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 6,000 का डाउन साइड टारगेट आप रख सकते हो। आपकी आखिरी कॉल राजीव जी। सर, कॉपर में सेलिंग 724, स्टॉप लॉस 728, टारगेट 718। ओके, डिस्क्लेमर कोई राजीव जी आपका? मृत्युंजय जी, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है किसी भी कमोडिटी में, जो भी हमने चर्चा करी है, और हमारी कंपनी के कस्टमर्स की शायद कोई होल्डिंग हो सकती है। ओके, सुनंद जी आपका डिस्क्लेमर? मेरा भी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है किसी भी कमोडिटीज में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं।